Hello everyone, welcome to Visionary Classes. We are again with the next lecture series of CUET 2022 EVS PYQs lecture number 8. Okay, so ये again हमारा जो series चल रहा है till now we have completed 7 lectures जिसके में आपको मोटा मोटा हर तरीके का आइडिया मिल चुका होगा और आपको आने वाले जो सीवीटी का एग्जाम होने वाला है ईवीएस की 2023 के लिए उसके भी लिए आप तैयार हो सकते हैं विद दिस स्पेशल लेक्चर्स ऑन द पीवाईक्यू जो भी आ रखे हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलते रहा है और आगे भी मिलता रहेगा and those who are interested to join our regular classes and they are most welcome to contact us in the description box number and please join very soon, otherwise the course is going on and it will be finishing very soon. So आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे फोन नंबर से कांटेक्ट करके। तो आइए चलते हैं आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। So the first question you are seeing here, it is asking, in the troposphere the temperature with altitude, while in stratosphere the temperature with altitude. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका ट्रोपोस्फेरिक रीजन है, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इन ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है व्हेन अल्टीट्यूड इंक्रीजेस। क्लियर है। बट जैसे ही आप एक ट्रोपोपोज के ऊपर जाते हो, I will not discuss the layers of atmosphere again, but आप जैसे ही ट्रोपोपोज के ऊपर जाते हो, you are getting what, the temperature is increasing. क्लियर। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा, नेक्स्ट केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपका जो आंसर था वो ये था। अब बात आती है कि क्यों होगा। अब इस पॉइंटर का क्या रीजन हो सकता है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O3 लेयर। ओके, प्रेजेंस ऑफ O3 लेयर करता क्या है, एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस। अगर कोई भी चीज यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वहां पे हीट कैपेसिटी बढ़ेगी, इस वजह से आपका टेम्परेचर राइज कर जाता है। जबकि ट्रोपोस्फेयर में जब अगर हाइट के साथ आप जा रहे हो तो आपका एयर का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करता है। दैट्स वाई कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जितना ऊपर आप जाते हो ट्रोपोस्फेयर में टू एब्जॉर्ब द हीट। दिस इज द fundamentals that you should know for this question. Clear? I will not discuss all the layers because I have repeatedly discussed that in many of my video lectures. So I will move into the next question. इस question का answer I have given you. Clear? Now the second question is very important. इसमें पूछा है कि Richter scale is an scale to measure the earth tremor. Definitely it is a logarithmic scale. ये logarithmic scale है। आइए जानते हैं थोड़ा Richter scale के बारे में। So Richter scale is also called as Richter magnitude scale. Richter magnitude scale is also called as Gutenberg Richter scale. It is a measure of the strength of earthquake. ठीक है, तो स्ट्रेंथ मेजर करता है कौन, रिक्टर स्केल जो होता है वो स्ट्रेंथ मेजर करता है। किसने डेवलप किया था, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में। क्लियर। दूसरा पॉइंटर क्या है कि रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज डिटरमाइंड for the logarithmic of an amplitude wave recorded from the seismograms. Seismograms, these you can see, these are the seismograms. Okay, अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड का, अब ये देखो 10 to the power 4 minus 1, 10 to the power 2, 10 to the 5, 10 to the 6, 10 to the 7, 10 to the power 8। ठीक है, ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है हमारा जो
वैल्यू है वो 10 के पावर में इंक्रीज कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम लॉगरिदमिक स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो लॉगरिदमिक बेस 10 ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेजर्ड इन माइक्रोन्स, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी वैल्यू होगी तो क्या होगी। 8.8 जो है काफी ग्रेट इम्पैक्ट डालेगा 8 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में मेजर इम्पैक्ट होता है, 6 से 7 के बीच में स्ट्रॉन्ग है, देन मॉडरेट है, स्मॉल, माइनर, नॉट फेल्ट। ओके, सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ magnitude that is present in the Richter scales. So अगर कहीं पे भी हल्का सा डाउट है तो you can ask me in the comment box, I will show you. Okay, now it is chilly and it is hatty. ठीक है, दो तरीके के जो अर्थक्वेक हो रखे हैं उनके एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट मोटा मोटी जो आपको जानने की जरूरत है कि ये लॉगरिथम स्केल में रिप्रेजेंट होता है और ये मैग्नीट्यूड मेजर करता है, एंड मैग्नीट्यूड इज व्हाट, मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द व्हाट, waves. Okay, and then what is this, it is also measuring the strength of the earthquake. Clear है, तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगा I think. Okay, let us go to the next question. So the next question is asking, more than 90% of the rocks forming minerals in the earth crust consist of. क्लियर है, तो ये बहुत ही सिंपल है, सिलिकेट्स ही होगा भाई, बहुत सिंपल है, सिलिकेट्स इज द आंसर। कैसे है आइए चलते हैं। अगर हम बात करें एंटायर अर्थ का, टोटल अर्थ, तो इन द एंटायर अर्थ वी गेट 39% ऑफ प्लेजियोक्लेस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लेजियोक्लेस, Na1-X, कैल्शियम X, एल्यूमिनियम 1+X, Si3-X O8। अब इसमें भी क्या होता है, ये एक सीरीज होता है, प्लेजियोक्लेस फेल्ड्सपार का एक सीरीज होता है। वो शुरू कहां से होता है, जब x की वैल्यू 0 लेके चलोगे तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, जिसको हम एल्बाइट बोलते हैं। ये कहां तक जाता है, जब x 1 बनता है, तो x जब 1 बनता है तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, एनोर्थाइट। ठीक है, नाम ही ये एल्बाइट होता है और वो एनोर्थाइट होता है, दिस इज द नेम। देन कम्स टू अल्कली फेल्ड्सपार, जिसकी वैल्यू ये होती है। अब इसमें भी अगर हम KAl Si3O8 लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, पोटेशियम फ्लेड्सपार। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्थोक्लेज। क्लियर इट आउट, क्लियर। ठीक है, अब अगर हम Si2 की बात करें तो क्वार्ज है, और सिंपली अगर पायरोक्सिन की बात करें जो कि मेंटल का कंपोजिशन है, मेंटल में ये मिनरल्स प्रेजेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Si, Al2O6। ठीक है, जिसमें X जो है ये मिनरल्स रिप्रेजेंट कर, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, Y जो होता है वो ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर इट आउट। देन कम्स एम्फीबोल। एम्फीबोल का भी काफी लंबा चौड़ा तुम्हारा फॉर्मूला है, बट इट इज ऑल्सो कंफर्मिंग दैट इट इज हैविंग सिलिकेट्स इन इट। देन कम्स माइका। माइका तो डेफिनेटली एक सिलिकेट मिनरल है, सिलिकेट इसमें भी मौजूद है। देन कम्स दिस वन, क्ले। ठीक है, तो क्ले भी इसमें मौजूद है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितना परसेंटेज बन रहा है। 39 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो ये बन रहा है, और अदर सिलिकेट्स भी कुछ मौजूद है जिनको हम 3% में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये 3% भी बन रहा है। तो ये अगर हम चलें तो ये 92% के पास जा रहा है। तो टोटल अर्थ जो है उसका क्रस्ट का जो कंपोजिशन है उसमें ये सारे के सारे मिनरल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो कि मोर देन 90 बोला था, तो अराउंड 92% है, जो कि अर्थ के क्रस्ट में क्या बनाता है, अलग अलग तरीके का रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स का कंपोजिशन में होता है, वो क्या होता है, सिलिकेट होता है। ठीक है, आई होप कि इस फॉर्मूले के साथ और डिटेल में आपको समझ में आया होगा सारी चीजों में, जो आपको जो समझाना चाहता हूँ रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। ठीक है, और अर्थ के क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। you have any doubts तो you can add me in the comment box, and please जिनको भी courses हमारे regular courses join करना है for upcoming CUET they should contact immediately, because अगर lessons complete हो जाएगा उसके बाद आप join करते हो तो there will be no classes for it, only you
can give the test series. Okay, so this will be problematic for you because अगर आप कोर्स ही नहीं पढ़े होगे तो नहीं बना पाओगे. ठीक है, चलते हैं आगे. Now this is the thing. So here is again it is asking which form of the soil water is most available to the plants. ये तो आंख बंद करके भी बता सकते हो, कैपिलरी ही है, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम का जो आपका बेसिक फंडा है वो किससे पानी उसमें ट्रांसफर होता है, कैपिलरी राइज से. तो ये कैपिलरी वाटर ही तो है जो कि मदद करता है आपका यहाँ से पौधों तक पहुंचने के लिए. ठीक है, बहुत सिंपल है. मोस्ट अवेलेबल लेयर जो कि मौजूद है, तो द ओनली वाटर which is available to the plants is the capillary water. Capillary water makes up about 75% of the total water available for the plant. It is held in small pores of the soil. ये soil के portions के अंदर मौजूद है. तो कैपिलरी जोन ही एक ऐसा वाटर है जिसे मदद करता है. ग्रेविटेशनल वाटर होगा नहीं क्योंकि वो सेटल्ड आउट हो जाएगा. वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. दिस इज नॉट द आंसर. तो ऐसे आप कट आउट भी कर सकते हो, एलिमिनेशन. ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो सॉल्ट में एब्सॉर्ब हो जाता है, उसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो बचता क्या है, कैपिलरी वाटर. सो दिस इज द टिपिकल आंसर फॉर योर सॉल्यूशन. क्लियर डाउट. ठीक है, इसमें अगर कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में. अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो हमारे सीरीज के साथ. Now, the second last question is asking, in the India, the temperate forests are mostly commonly found in. ठीक है, तो इसमें मैं ये जो आपको दिख नहीं रहा होगा, I think whether you can see or not, but I will also describe these things so that it will be very helpful for us. ठीक है, तो देखो, हमको पता है कि इंडिया को ट्रॉपिक यहां से काट रहा है. ठीक है, कौन सा ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है. तो मोस्टली इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल. ठीक है, तो फॉरेस्ट यहाँ पे कैसे मिलेंगे, मोस्टली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी डिवीजन है. किस तरीके के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अलग अलग तरीके के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये राजस्थान हुआ, गुजरात रीजन हुआ, तो इसमें क्या मिलता है हमारा, ट्रॉपिकल ड्राई श्रब्स मिलते हैं. क्लियर इट आउट. ठीक है, जबकि हम थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर जाते हैं इस रीजन में, हिमालयन रीजन में, ठीक है, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, टेम्परेट फॉरेस्ट मिल रहा है. ऑल्दो इट इज ड्राई बट इट इज ए टेम्परेट फॉरेस्ट प्रेजेंट हियर. ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है. जबकि यहाँ पे अगर आप आ जाओ, उड़ीसा हुआ, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल क्या मिल रहेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है, पतझड़ के फॉरेस्ट भी मिलते हैं आपको. बट नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सब के सब जो मोस्टली हैं वो ट्रॉपिकली वेट ग्रीन है या ट्रॉपिकली डेसिडियस है. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मौजूद है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में. बट हिमालयन की तरफ जाते हैं तो मोस्टली टेम्परल फॉरेस्ट मिलता है. ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे स्वैम्पी रीजन, कहाँ पे, केरला कर्नाटका कोस्ट में स्वैम्पी, स्वैम्प्स मोस्टली होते हैं, स्वैम्पी फॉरेस्ट होते हैं. मैंग्रोव्स के टाइप्स दिख सकते हैं आपको. ठीक है, जो कि इस कोस्ट में भी है, थोड़े थोड़े जगहों में यहाँ पे भी मौजूद है. ठीक है, तो एक अनुमान लगा लो कि जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर किस किस तरीके से कहाँ कहाँ मौजूद है, ताकि फॉरेस्ट कवर से अगर क्वेश्चन आए सो ये क्वेश्चन आप बना सको. सो द आंसर वाज हिमालयन माउंटेन रीजन. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो हिमालयन माउंटेन रीजन था. आई होप ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है, सिंपल और वेरी डिफिकल्ट डाउट्स यू हैव, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. कोई भी डाउट्स अगर है, और जिन बच्चों को रेगुलर क्लासेस हमारे ज्वाइन करना है, दे शुड ज्वाइन वेरी वेरी अर्ली, अदरवाइज इट विल बी टू डिले. क्योंकि एग्जाम का जो शेड्यूल होने वाला है, एग्जाम इज मोस्टली इज गोइंग टू हैपन विद इन द मंथ ऑफ जून. इस बार जून 2023 में एग्जाम होना ही है. ठीक है, ज्यादा समय है नहीं,
और कोर्स जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो जिनको ज्वाइन करना है दे शुड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अस। क्लियर इट आउट? ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।